नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीडियो की भांति इस बार भी मैं आपके लिए खास वीडियो लेकर आया हूं, जो वास्तव में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे सवाल बार बार मेरे पास आ रहे थे कि सर नेट को आधार मान करके नेट के पाठ्यक्रम को, नेट की तैयारी कैसे करें, इसको नेट में पढ़े जाने वाले विभिन्न विषयों को और इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा हम ले सकते हैं, इसको आधार मान करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो दोस्तों, अनुभव के आधार पर हम आपके सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों, आप सभी मानते हैं कि वर्तमान में संस्कृत विषय को लेकर के मार्गदर्शन की काफ़ी कमी है। कई सारे लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से उन प्रयासों के बावजूद भी और भी अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए मैं सब वीडियो आपके लिए लेकर सामने आता हूं। यदि आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को शेयर किया करें, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकूँ। आपके सहयोग से जो जानकारी आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, मेरा कार्य सफल हो सके, उसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी आप क्लिक किया करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके काम का डालूँ तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। चलिए, आज के विषय मैंने जो लिया है वो आज का मेरा विषय है नेट परीक्षा का। आप देख रहे हैं कि इस बार वापस हमने सिलेबस बदला हुआ देखा है। पहले की परीक्षा में और अभी की परीक्षा में दोस्तों काफ़ी फ़र्क आया है। विषय वस्तु को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, पेपर का पैटर्न लेकर के, पहले प्रश्न का पैटर्न क्या था, अब क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं आपके सामने नेट के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। आप बने रहे मेरे साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नेट जो परीक्षा का पेपर अब होने जा रहा है, जैसा कि इस बार हुआ है आपका, आपने देखा है, तो इसका क्या रणनीति है, कैसे संस्कृत विषय में आप किस प्रकार तैयारी करेंगे। पहले आपकी नेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता था, अब भी किया जाता है। साल में 2 बार आपका नेट होता है। एक आपकी परीक्षा होती है जून की किसी तारीख को, लगभग 20 जून, 5 जून, 21 जून, और एक आपका पेपर होता है दिसंबर के मास में। तो साल में 2 बार आपका पेपर होना है, एक जून को और एक दिसंबर को। तिथियाँ कई बार बदलती रहती हैं, आगे पीछे होती रहती हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि साहब जून में इसी तारीख को हो, दिसंबर में इसी तारीख को हो। तो साल में 2 बार अब नेट का पेपर होगा। दूसरी बात, पहले नेट के पेपर का दायित्व जिस संस्था को था उसका नाम था यूजीसी, यानी सारा का सारा काम ये करती थी। दोस्तों, अब यूजीसी से ये कार्य दिया गया है एनटीए नामक संस्था को, जिसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जो संस्था अब आपके लिए काम करती है, यानी अब आपके पेपर का सारा काम ये करती है। चेकिंग वगैरह जो है, मतलब सामान्य परीक्षण का कार्य ये करती है। इससे आपको फ़ायदा भी हुआ है, उसका कारण भी है कि पहले पेपर आपके होते थे न्यू टाइप क्वेश्चन आंसर वाले, तो ऑफलाइन परीक्षा होने के कारण कई बार रिजल्ट में भी देरी होती थी। इसलिए अब ये चेकिंग का इनका कार्य एनटीए को दिया गया। इससे क्या करते हैं साहब, क्या कारण है इसको देने का, तो अभी चर्चा में करूँगा आपके साथ। अब जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, वो परीक्षाएं अब आपकी पहले की भांति नहीं होती। पहले आपने देखा होगा, मैं इस चर्चा को साथ लेकर चलना चाहूँगा। पहले आपने देखा होगा आपके 3 प्रश्न पत्र हुआ करते थे, जिसे आप क्रमशः कहते थे फर्स्ट पेपर, एक होता था आपका सेकंड पेपर और एक होता था आपका थर्ड पेपर। दोस्तों, ये दोनों के दोनों पेपर विषय से संबंधित होते थे और ये होता था सामान्य ज्ञान विज्ञान का पेपर, जिसको आप बोलते थे सामान्य ज्ञान, रीजनिंग के सवाल इसमें आते थे। और इसमें आपको 60 में से 50 प्रश्न करने होते थे, यानी 10 प्रश्नों में विकल्प होता था कि 60 में आप 50 प्रश्न अटेंड कीजिए। फिर आपकी रणनीति होती थी, इसमें सेकंड वाला पेपर ये विषय आधारित होता था, यानी इसमें आपका संस्कृत विषय होता था, जिसको आप विषय अपना बोलते हो। अब हम संस्कृत से हैं तो संस्कृत के संदर्भ में बात करेंगे। इसमें आपके 50 में से 50 प्रश्न यानी करने होते थे। और थर्ड वाला जो पेपर है वो भी आपका संस्कृत विषय का होता था। इसमें 75 सवाल हुआ करते थे और 75 में से 75 सवाल आपको करने होते थे। अब पहले की भांति पेपर की रणनीति नहीं है, अब थोड़ा पेपर का पैटर्न बदल दिया गया है। जब आप अब नेट की परीक्षा आप देंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके केवल 2 ही पेपर होते हैं, एक सामान्य ज्ञान का पेपर जिसको आप फर्स्ट पेपर बोलते हैं और एक आपके विषय का पेपर जिसको आप सेकंड पेपर बोलते हैं। दोस्तों, ये आपके सामान्य ज्ञान और विज्ञान का परीक्षण करता है। जो पहला पेपर है वो आपके सामान्य ज्ञान का है, जैसे पहले होता था, और ये आपके विषय का परीक्षण करता है, जिस विषय से आप संबंध रखते हैं। अब क्योंकि हमारा विषय संस्कृत है, इसलिए हम संस्कृत के संदर्भ में बात करेंगे। अब सामान्य ज्ञान का जो आपका पेपर होता है, उस पेपर में आपके पास में 50 प्रश्न होते हैं। प्रति प्रश्न का अंक बार दोस्तों 2 अंक का होता है, इसलिए कुल मिलाकर के आपके 100 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र जीके का होता है। सब्जेक्ट के पेपर में आप 100 प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 2 अंक का होने की वजह से 200 अंक का आपका ये होता है। समय की बात करें हम
तो प्रथम प्रश्न पत्र को करने के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और द्वितीय सब्जेक्ट वाले प्रश्न पत्र को देने के लिए 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 300 अंकों का आपका दोनों पेपर का होता है और 3 घंटे का टाइम इसके लिए आपको दिया गया है। अब दोस्तों, ये जो आपके पाठ्यक्रम में जो कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब आपका समय भी दोनों पेपर को मिलाकर के जो आपके लिए किया गया है, वो कुल समय आपका अंक जो है आपके वो 300 अंक हैं और जो समय आपको दिया गया है वो आपके 3 घंटे हैं। पहले जब आपने देखा हो तो पेपर में क्या होता था कि एक पेपर के बाद दूसरा गैप दिया जाता था। प्रथम प्रश्न पत्र में समय बहुत कम बचता था, ऐसा लगता था कि 50% जो रीजनिंग के हैं, मैथमेटिक्स के हैं और जो जीके के सवाल आते हैं तो उसमें बहुत कम मतलब पर्याप्त तो नहीं रहता था। अब आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 घंटे में आराम से आप सारे प्रश्नों को एक साथ हल कीजिए। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों एक साथ होते हैं। पहले बीच में गैप होता था तो प्रथम प्रश्न पत्र को उसी हिसाब से लेकर चलना पड़ता था, बड़ी दिक्कत आ जाती थी। अब कुछ खास बातें हैं कि अब आपके इस पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी अलग हैं। पहले भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अभी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। दूसरी बात, जो खास बात है इस बार परीक्षा पैटर्न में, अब आपकी परीक्षा ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब अब वो कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा की जानी है या की जा रही है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का मतलब हुआ आपको कंप्यूटर के सामने बैठ कर के ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी ऑफलाइन नहीं, अब ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसलिए कार्य NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया, जो आपके प्रश्न पत्रों को चेक करने का, मार्किंग करने का काम करती है। कंप्यूटर आधारित होने के कारण परीक्षा परिणाम बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब आप तीनों प्रकार के प्रश्नों को, या सामान्य कहेंगे हम, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को एक साथ हल करते हैं। 3 घंटे का समय भी पर्याप्त होता है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है गोला भरने के बाद, तो उसको आप बदल के वापस सही अपने हिसाब से उत्तर भी लिख सकते हैं। पहले हम गोला भर देते थे, करेक्शन उसको कर ही नहीं पाते थे। मान लो प्रमादवश, भूलवश कोई गलती हमसे हो जाती तो फिर वो गलती होती थी, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। तो थोड़ा इसमें सही भी हुआ है। अब एक फ़ायदा क्या हो गया कि रिज़ल्ट हमारे पहले लेट आते थे, अब कंप्यूटराइज होने के कारण रिज़ल्ट हमारे बहुत जल्दी शीघ्रता से में उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि चेकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मार्कशीट के आंसर कंप्यूटर में फीड हो जाते हैं और तुरंत कंप्यूटर चेक करके दे देता है। तो मानवीय संसाधन से थोड़ा समय ज़्यादा लगता था और मशीनी संसाधन उनसे समय कम लगता है, तो रिज़ल्ट थोड़े शीघ्र आ जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरा देखिए, इसका जो पाठ्यक्रम अभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि नेट का जो पाठ्यक्रम अब लिया गया है, तो कई लोगों ने कहा सर पाठ्यक्रम को बदल दिया है, थोड़ा उसको एडजस्ट किए थे, अब ये और लेंथी कर दिया, इसको कठिन बना दिया। दोस्तों, विषय वास्तव में कठिन नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा हमसे टच हुआ है। पहले पाठ्यक्रम ऐसा था जो तर्कसंगत नहीं था, कई सारे टॉपिक ऐसे थे जिनका वास्तविक हमारे कई उपयोगी नहीं था। उपयोग से मेरा मतलब है कि स्नातक परीक्षाओं में, स्नातकोत्तर परीक्षाओं में या स्नातकोत्तर सिलेबस पाठ्यक्रम में, या हम फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दें तो उसमें, कॉलेज व्याख्याता का एग्ज़ाम दें तो उसमें जो नेट का प्रश्न पत्र होता था, उसका पाठ्यक्रम था, वो टच ही नहीं करता था। अब आप बताइए, नेट के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़े, कॉलेज व्याख्याता में फिर आपको अलग से पढ़ना पड़े, तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि ऐसा अप्रासंगिक पाठ्यक्रम हो जाता है। लेकिन अब ऐसे टॉपिक आपके साथ देखिए ज़रा, मैं कुछ विषयों का नाम लेना चाहूँगा। कुछ ऐसे टॉपिक आपके जोड़े हैं पाठ्यक्रम में, आपके कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले कादम्बरी का आता था हमारे, और कादम्बरी में आपके पहले महाश्वेता वृत्तांत आता था। महाश्वेता वृत्तांत का वास्तव में हमारे पाठ्यक्रम से कोई टच ही नहीं था, केवल हम नेट के लिए पढ़ते थे कि महाश्वेता का ये जो है सुमनस वृत्तांत जो आप पढ़ते हो वो आता था, महाश्वेता का सुमनस वृत्तांत, और वो कॉलेज लेक्चरार में दूर दूर तक ही नहीं आता था। अब आपको बताया कि उसी कादम्बरी के पाठ्यक्रम का जो पार्ट है वो सुखनासोपदेश आपके जोड़ दिया गया है, और वो सुखनासोपदेश आपके 10वीं 12वीं की किताबों में मिलता है। वो सुखनासोपदेश आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आप जब तैयारी करते हो व्याख्याता प्राध्यापक के लिए, उसमें भी आपका मैच करता है। तो कहने का मतलब वो थोड़ा आपसे टच करता हुआ हो गया। एक मैं और विषय का नाम लेना चाहूँगा। पहले नेट की परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में आपके छंद नहीं आते थे, इस बार छंद जोड़ दिया। तो किसी ने कहा कि सर छंद भी जोड़ दिए अब तो। अब आप बताइए, छंद वास्तव में जब आप साहित्य की बात करते हैं और उसमें छंद ही नहीं आता है, किसी भाषा की बात करें, गद्य पद्य नाटक व्याकरण का, और उसमें आपने छंद ही नहीं पढ़ा है, तो वास्तव में फिर कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम अधूरा सा रहता है। इस बात को ध्यान में रख करके इस बार पाठ्यक्रम निर्माण करने वालों ने छंद को भी जोड़ा है। तो दोस्तों ये अच्छी बात है, क्योंकि छंद वास्तव में जब अलंकार पढ़ रहे हो आप, तो निश्चित रूप से आपको पद्य साहित्य में छंद का ज्ञान भी होना चाहिए। और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है मेरे हिसाब से, संस्कृत विषय से हम तैयारी करते हैं तो ऐसी कोई परीक्षा मेरी नज़र से बाहर नहीं है जिसमें छंद का टॉपिक आपके नहीं होता हो। तो जब आप नेट पढ़ रहे हैं
तो दूसरी तैयारी के लिए आप छंद पढ़ ही रहे हैं, लगे हाथ आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको एक आसान सवाल इसमें मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके वास्तव में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी एमएड वगैरह करते हैं या किसी कॉलेज में आप सामान्य निजी शिक्षण करवाते हैं तो उसमें आपके लिए उपयोगी है। तो मैं ये कहूँगा कि टच करता हुआ पाठ्यक्रम थोड़ा हो गया है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पाठ्यक्रम ज़्यादा ही सरल हो गया है, पाठ्यक्रम पहले भी जो है अपने स्टैंडर्ड का ही था, अभी भी पाठ्यक्रम स्टैंडर्ड का ही है। पहले भी मेहनत करने वाले ही पास होते थे दोस्तों, अभी भी मेहनत करने वाला ही पास होगा निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब पाठ्यक्रम थोड़ा हमसे टच करता हुआ है, हमसे थोड़ा रिलेटेड हो गया है। पहले भी आपका यही था कि साहब मेहनत करने वाले पास होते ही थे, अभी भी मेहनत करने वाला मेहनती बालक पास हो गया। ऐसा नहीं कि साहब मेहनत करे पास नहीं होंगे या बिना मेहनत करे पास हो जाएंगे। पहले भी सरल और कठिन दोनों का कॉम्बिनेशन पाठ्यक्रम था, अभी भी सरल और कठिन का कॉम्बिनेशन आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा भारी नहीं हुआ, टच करता हुआ, और एवरेज आपका इस प्रकार से रखा गया है। अब दोस्तों इसके अलावा भी आपसे एक विषय में विशेष बात करना चाहूँगा कि संस्कृत के पाठ्यक्रम को जो आपने जोड़ा है इसमें जो अंक भार और इसकी जो प्रणाली है वो किस प्रकार से रहती है। बहुत बार आपने मुझसे पूछा है कि सर कितने प्रश्न पत्र पर % पे हम पास हो जाते हैं, किस प्रश्न पत्र में कितने नंबर आए तो हम पास समझे जाएंगे। तो दोस्तों एक तो देखो हमारे आरक्षण के हिसाब से मैं कहूँगा कि हमारे वर्ग होते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए जनरल वर्ग, हम सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले हैं, या फिर हम अन्य वर्ग, इसके अलावा कोई सा भी वर्ग हो सकता है। जैसे वो आपके OBC वर्ग है, इसके अलावा SC वर्ग है, इसके अलावा ST वर्ग है, या इसके अलावा PWD वाला जो वर्ग है, PWD ये वाला वर्ग है, या इसके अलावा और भी आपका कोई सामान्य वर्ग हो सकता है। इसके अलावा जनरल वर्ग में बात करें तो अब आपके पास में केवल 2 ही पेपर हैं दोस्तों। यानी मैं आपसे कहूँ कि कौन से पेपर में या किस में आप करेंगे, तो आप तो एक आपका है पेपर फर्स्ट, इसमें कितने न्यूनतम अंक आपके होने चाहिए। एक है आपका पेपर सेकंड, इसमें कितने न्यूनतम अंक आपके होने चाहिए। जब आप क्वालिफाई समझेंगे, मेरिट के आधार पर आपका होता ही है, लेकिन न्यूनतम कितने अंक आवश्यक हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले कहा कि जो फर्स्ट पेपर है उसके आपके टोटल प्रश्न आने होते हैं दोस्तों कितने, 100। और जो आपका सब्जेक्ट पेपर है दोस्तों उसमें आपके प्रश्न आने टोटल कितने, 200। कितने प्रश्न वाला या कितने अंकों वाला पास समझा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमेशा याद रखिएगा पेपर फर्स्ट में जनरल के लिए 40% अंक आना आवश्यक है। 40% का मतलब हो गया 100 प्रश्न यदि आप दे रहे हैं, मतलब 100 अंकों का यदि आपका पेपर है, तो दोस्तों बताइए कितने अंक का हो गया आपका अपने आप ही। बस 100 का 40% तो 40 अंक वाला पास समझा जाएगा। और यदि आप सामान्य वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग से संबंध रखते हैं तो वहाँ 35% अंक आपके आने चाहिए। अब 100 का 35% निकालोगे तो दोस्तों 35 अंक ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 50 प्रश्न की लड़ाई हो तो 50 प्रश्न का 40% निकालो, या फिर 50 प्रश्न आपके 100 अंक के हैं तो आपके कुल कितने अंक आने चाहिए इसमें, न्यूनतम 40 अंक सामान्य से जब आप पास समझे जाएंगे। और यदि आप अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो 35 अंक यानी 35% अंक आपके होने चाहिए 100 में से जब आप पास समझे जाएंगे। सब्जेक्ट पेपर चूँकि आपके 200 अंकों का होता है, परसेंट दोस्तों आपका वही है, यहाँ पर भी 40% अंक आपके जनरल से होने चाहिए और 35% अंक आपके यहाँ अन्य वर्गों से होने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि 100 का 40% 40 अंक है तो 200 का डबल हो जाएगा एक तरह से, तो आपके कुल मिलाकर 200 में से 80 अंक आने चाहिए, तब आप पास समझे जाएंगे। और 35% का मतलब हो गया यानी आपके 200 में से 70 अंक यदि आते हैं तो आप पास समझे जाएंगे। इस प्रकार से आपके अंक भार का होता है। मैं समझता हूँ मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 40 अंक प्रथम प्रश्न पत्र में आते हैं जनरल से तो आप पास हैं, और यदि 35 अंक आपके 100 में से आते हैं तो अन्य वर्गों से पास हैं। पेपर सेकंड में चूँकि 200 नंबर का होता है इसलिए 40% डबल हो जाएगा, 80 अंक से पास है। और सामान्य के अलावा कोई और वर्ग है तो आप 35% अंक यानी डबल 70 अंकों से आप पास हैं। अब पास में भी कितने लोगों को पास करना है उस आधार पर वरीयता सूची में जो ऊपर वाले होते हैं, मान लीजिए इस बार 6000 लोगों को नेट JRF देना है या नेट देना है, ये मान लीजिए आप, तो उस नेट की एग्ज़ाम के लिए आपको 6000 हैं तो जो पास हो जाएंगे उनमें से 6000 को ले लिए जाते हैं। कई बार न्यूनतम अंक प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि हमारा नेट हो ही गया हो, ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है। उसमें भी यदि बाध्यता हो कि इस बार इतने लोगों का ही नेट दिया जाएगा, इतने लोगों को JRF दी जाएगी, छात्र स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो उस हिसाब से फिर ऊपर वालों का चयन कर लिया जाता है। ये तो केवल एक बेस है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, इतने अंक आने पर ही आप आगे वरीयता में स्थान प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ मैं इसके साथ और ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम आवेदन करते हैं तो आप हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि सर मैं किस कोड से भरूँ, मेरा कोड तो समझिए थोड़ा इसको आप, कि हम जब पेपर में आवेदन करते हैं
आवेदन करते समय हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो परंपरागत जो हमारा होता है संस्कृत से, उसका कोड होता है दोस्तों 73 कोड, और एक जो आपका आधुनिक वर्तमान का जो होता है उसका कोड होता है दोस्तों 25 कोड। 2 कोड से आप आवेदन करते हैं, यानी आपके पास संस्कृत विषय से नेट या जीआरएफ करने के लिए 2 प्रकार से संसाधन, 2 प्रकार से पेपर उपलब्ध है। या तो आप कोड 73 परंपरागत विषय को चुनिए, या आधुनिक विषय में आप 25 वाले को चुनिए। इसका परंपरागत का मतलब है कि इसका पाठ्यक्रम थोड़ा और ज़्यादा भारी हो जाता है, इसमें ज्योतिष, धर्मशास्त्र, दर्शन आदि का ज़्यादा मतलब प्रमुखता होती है। इस वजह से इसका पेपर काफ़ी कठिन और अच्छे स्तर का होता है। परंपरागत को छोड़कर यदि कोड 25 से आप आवेदन करते हैं तो इसका पाठ्यक्रम हमारे जो चलने वाली है, जैसे शास्त्री हम करते हैं, BA में संस्कृत हो, और यदि हम आचार्य कर रखे हो या जो MA संस्कृत हो, उससे टच करता हुआ पाठ्यक्रम कोड 25 में आपका आधुनिक विषय हो जाता है। तो परंपरागत से थोड़ा आधुनिक सरल होने के कारण यदि आप केवल नेट ही चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, उसका मैं सुझाव आपको देता हूँ कि पहले आप प्रयास कीजिए कि आपका कोड 25 से नेट हो जाए या कोड 25 से जीआरएफ हो जाए। जब आप नेट कोड 25 से कर लोगे उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप किसी परंपरागत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करते हो, कॉलेज व्याख्याता के लिए आवेदन करते हो, तो सबसे पहले आप फिर 25 कोड से अप्लाई करिए। आपका हो जाता है, फिर आराम से आप इसके लिए प्रयास करते रहिए। हो सकता है बहुत अधिक मेहनत करने पर भी आपका कोड 73 से नेट या जीआरएफ नहीं हो, 2 प्रयास किए, 3 प्रयास किए, नहीं हो। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा पढ़ के, थोड़ी तैयारी, एक बेसिक तैयारी करके यदि आप 25 से आवेदन करते हो तो हो सकता है, संभावना रहती है कि आपका हो जाए। तो कम से कम हम नेट के योग्य या जीआरएफ हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। कॉलेज व्याख्याता के लिए अप्लाई करने के समर्थ हो जाते हैं, फिर आप कोड 73 से भी अप्लाई करते रहें। इसमें भी 2 बात है दोस्तों की, दोनों ही बातों में, चाहे आप इससे करें तैयारी चाहे इससे करें, तो दोनों के लिए भी एक कॉमन बात है कि कई बार आता है कि केवल आप नेट के लिए ही चाहते हैं, यानी आप केवल कॉलेज व्याख्याता के लिए न्यूनतम अर्हता ही चाहते हैं, या फिर आप स्कॉलरशिप वाला जीआरएफ भी चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ओनली आप कॉलेज व्याख्याता के लिए जो नेट वाला कॉलम होता है कि केवल मैं प्राध्यापक के लिए ही योग्यता चाहता हूं कि कॉलेज व्याख्याता के लिए आवेदन कर सकूं, उसको आप टिक करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो होता है कम, मतलब तुलनात्मक कम होता है। जब आपका नेट हो जाए तो उसके बाद में आप जीआरएफ रिसर्च फेलोशिप के लिए आप काम करिए, यानी आपके पास में फिर ऑप्शन बचता है कि नेट तो मेरा हो ही गया, अब ठीक है मैं थोड़ा और अच्छा पढ़ के प्रयास करता हूँ और मेरा जीआरएफ हो जाए तो मुझे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान हो जाएगी। अब होता क्या है, हम कई बार जीआरएफ भर देते हैं, 2-3 बार में हमारा होता ही नहीं, तो ना तो नेट हो पाता है ना जीआरएफ हो पाता है। कई लोग इनसे मध्यम मार्गी बौद्ध मत के हिसाब से चलते हैं, वो कहते हैं साहब एक काम करते हैं हम नेट और जीआरएफ दोनों ही भर देते हैं, जीआरएफ नहीं होगा तो क्या हुआ, नेट हो जाएगा। तो वो भी थोड़ा तुलनात्मक ठीक रहता है। यदि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, मैं इतना सिलेबस एक बार में नहीं तैयार कर सकूँगा, मैं पहली बार ही इसको तैयार कर रहा हूँ, तो आप केवल नेट के लिए अप्लाई कीजिए या फिर आप नेट और जीआरएफ दोनों के अप्लाई कीजिए दोस्तों। इससे आपका जीआरएफ नहीं होगा तो कम से कम नेट हो जाएगा। जब आपका नेट हो जाए थोड़ा अच्छी तैयारी करके आप जीआरएफ के लिए तैयारी कीजिए, उसके बाद आपका जीआरएफ होने की संभावना बनी जाती है। अब एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप किसी भी विषय से यदि मान लीजिए नेट की तैयारी करते हैं, चाहे आपका भूगोल विषय हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका कोई और अन्य विषय हो, तो आज वर्तमान में पूरे भारतीय स्तर पर राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, झारखंड हो, तो सब जगह आपको इन विषयों के अच्छे मार्गदर्शन मिल जाते हैं। और यही कारण है कि जीआरएफ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इन विषयों के आ जाते हैं। दोस्तों आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि संस्कृत विषय से तैयारी करने वाले, नेट जीआरएफ करने वाले साथी के मार्गदर्शन के लिए आज वर्तमान में न तो अच्छी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं, ना ही अच्छे मार्गदर्शक हैं। सच बात तो कि वीडियो बनाने को मैं इसलिए मजबूर हुआ हूँ कि आप बार बार इतने भावों से आप पूछते हैं कि सर बहुत ज़्यादा प्रयास किया है लेकिन अब तक ये नहीं समझ पाया कि मैं आखिर पढ़ूं क्या, इसमें आवेदन कैसे होता है, इसमें पेपर कैसे होगा, इसमें अंक बार किसका कितना होता है, इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं कितने नंबर लाऊं, कितने अंक लाऊं तो मैं पास होऊंगा, मैं पहले नेट के लिए आवेदन करूं कि जीआरएफ के लिए करूं, मैं कोड 25 से भरूं कि 73 से भरूं। बड़ी समस्याएँ हैं, विकराल समस्याएँ हैं। इसके लिए ही मैं इस वीडियो को बनाने के लिए जो आपके सामने आया हूं। तो मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा था कि दोस्तों कई सारे लोगों का सपना होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, आईएएस आईपीएस की तैयारी करें, आरएस आरपीएस की तैयारी करें या और अन्य एग्जाम्स की तैयारी करें। तो एक बढ़िया माध्यम होता है हमारे पास कि हम एमए करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एमए करते हैं, स्नातक करने के बाद, एमए करने के बाद, आचार्य करने के बाद हमारा उद्देश्य होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, आरएस की तैयारी करें। अब आज को पता है आज के इस दौर में आपको आर्थिक संसाधनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप बिना किसी मार्गदर्शन के किसी संस्था में पढ़ने के, चाहे व्यक्तिगत पढ़ें चाहे किसी निजी संस्था में आप पढ़ते हैं या सरकारी किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, तो वहाँ भी ध्यान से आपको पढ़ना होता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना होता है। आज पुस्तकें काफ़ी महंगी हो गई हैं, उन महंगी महंगी पुस्तकों को यदि अच्छा दिन हमको करना है तो उनको भी खरीदना पड़ता है। इसके लिए हम एक जीआरएफ को साधन बनाते हैं कि चलो क्यों ना ऐसा करें कि नेट जीआरएफ करके
स्कॉलरशिप प्राप्त की जाए और उसके साथ साथ में हमारी तैयारी को आगे बढ़ा लिया जाए। इससे हमारी आर्थिक निर्भरता घर वालों पर कम हो जाती है, हम अपना काम खुद कर लेते हैं, हमारी आर्थिक संसाधनों को खुद जुटा पाते हैं, किताबें हम खुद खरीद लेते हैं, हमारे रहने का खाने पीने का खर्चा हम उठा लेते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी यूपीएससी तैयारी में, आरएस वगैरह की तैयारी में बहुत ज़्यादा साथ देती है। इस बात को आप मानेंगे। अब दुर्भाग्य क्या है दोस्तों कि जब हम तैयारी करने की सोचें और नेट जेआरएफ निकालना चाहें, जेआरएफ निकालना चाहें, उसके लिए अच्छी किताबें नहीं हैं, अच्छा मैटर नहीं है, अच्छे मार्गदर्शक नहीं है, कैसे पढूं, क्या पढूं, कितना पढूं, किसको पढूं, क्यों पढूं, ये सारी बातों सवाल आपके दिमाग में रहते हैं और कई बार हम असफल हो जाते हैं। जिस साधन को लेकर हम जेआरएफ को हम लेकर यूपीएससी तैयारी करने चले थे, आरएस की तैयारी करने चले थे, वो साधन ही पूरा नहीं होता तो वहाँ से हम भटक जाते हैं। कई बार हमें समझौता करना पड़ता है। ऐसे कई सारे उदाहरण इस समय मुझे सुन रहे होंगे और उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो मेरा प्रयास है कि मैं चाहूँगा कि नेट जेआरएफ के लेवल पर भी आपके लिए मैं बहुत सारा मैटर अब धीरे धीरे सामने रखूँगा। दर्शन हुआ, काव्य शास्त्र हुए, अलंकार वाला चैप्टर हुआ, भाषा विज्ञान के सवाल हुए, भाषा विज्ञान में आपका व्याकरण का तिंगन धातुरूप प्रक्रिया, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो वास्तव में नेट की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्पेशली दर्शन और भाषा विज्ञान नेट के प्राण हैं, जड़ हैं, इनके बिना नेट हम कभी पास नहीं हो सकते। तो आगामी में कुछ वीडियोज़ में इसको रखूँगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। संस्कृत के क्षेत्र में आने वाले समय में आपके लिए वीडियो, ये जो आपका मेरा जो चैनल है वो आपके लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा उपयोगी, बहुत ज़्यादा सार्थक, उद्देश्यपूर्ण रहेगा। चलिए मैं आपको बता रहा था, अब मैंने बताया कि परीक्षा का पैटर्न ये रहेगा, आवेदन करते समय कोड वगैरह ये रहते हैं, इसके बाद हमारा अंक बार ये रहता है। अब मैं दोस्तों आपके सामने थोड़ी पाठ्यक्रम को लेकर के भी चर्चा करना चाहूँगा कि कितना पढ़ें, कितना कम पढ़ें नहीं होगा, कितना ज़्यादा पढ़ें होगा। देखिए दोस्तों, सिलेबस लगभग समकक्ष है, पहले के समान ही है, थोड़ा बहुत हेर फेर जो किया है, टच किया हुआ सिलेबस बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना भी ज़रूरी नहीं है कि सारा ज्ञान ही हमें होना चाहिए, इतना कम भी नहीं है कि साहब कुछ नहीं आता फिर भी मेरा जेआरएफ या नेट हो जाएगा। कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, राजयोग होता है किस्मत में, तो कई बार सरकारी नौकरी ऐसे मिल जाती है, कई बार हम बिना पढ़े जाते हैं, नेट भी हो जाता है, वो सौभाग्य की बात है। लेकिन कर्म में विश्वास रखने वाले, क्योंकि कर्मायत्तम फलम, कर्म के अधीन फल होता है, ऐसा मानने वाले लोग निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करें और इस बात को माने कि न तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है और न कुछ ऐसा है कि साहब एक ही विषय मेरा है, मैं व्याकरण का बहुत तगड़ा विद्यार्थी हूँ, मुझे व्याकरण में आप कुछ भी पूछ लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नेट हो जाएगी। आप साहित्य में बहुत ज़्यादा अधिक विषय पर अधिकार रखते हैं, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए, इसका मतलब भी ये नहीं कि आपका नेट हो जाएगा। आपको एक औसत ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका पाठ्यक्रम हर विषय से लिया गया है, प्रमुख रूप से 10 इकाइयाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे 5 इकाइयों में बांटकर। तो हर 5 इकाई में यदि आप देखेंगे तो उसमें आपका वैदिक साहित्य भी है, उसमें आपका व्याकरण भाषा विज्ञान भी है, उसमें आपका दर्शन शास्त्र दर्शन साहित्य भी है, उसमें आपका काव्य शास्त्र जो लौकिक साहित्य बोलते हो आप उसको, वो साहित्य भी है, और अंत में एक आपका अलग से 9वीं 10वीं इकाई जिसको हम लास्ट की इकाई बोलते हैं, उसमें रामायण महाभारत पुराण धर्मशास्त्र और कई सारी ऐसे अभिलेख आदि की जानकारी उसमें आपकी रखी गई हैं। तो हर चीज़ का आपको थोड़ा थोड़ा यदि नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा अधिकार आप रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हम अधिक प्राप्त कर लेते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ पाठ्यक्रम की ओर कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो नेट में किस प्रकार से हमारे सामने रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम को वैसे तो 10 इकाइयों में बांटा गया है, पर मैं इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा और सीधा कर लेता हूं कि नेट के पाठ्यक्रम की क्या रणनीति है, नेट के पाठ्यक्रम को किस प्रकार से आपके सामने रखा जाए कि आप इसको समझ जाएं। तो नेट के पाठ्यक्रम को देखिए, अब हम लिख रहे हैं नेट या जेआरएफ आप करना चाहते हैं, और मेरा विशेष रूप से जो आग्रह था आपके लिए वो कोड 25 से था। तो 25 वाले कोड को मैं पूरा का पूरा आपके सामने विश्लेषित करना चाहूँगा। दोस्तों, पाठ्यक्रम को कुल मिलाकर के 10 इकाइयों में बांटा गया है। यानी आपसे पूछा जाए कि भाई कुल इकाई कितनी है, तो आप सामान्य पाठ्यक्रम के देखेंगे तो उसमें 10 इकाइयाँ हैं, लेकिन हर 2 इकाई एक ही विषय से संबंधित है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुख्य इकाइयाँ हैं, यानी कितने पार्ट जो हैं आपके, वो मुख्य इकाइयाँ वास्तव में 5 ही हैं। वो कैसे 5 हो जाती हैं 10 की बजाय? क्योंकि हर एक इकाई में 2 उप इकाइयाँ की गई हैं और वो एक ही विषय को आधारित मान करके 2 इकाइयाँ हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे आपका जो पार्ट है उसमें सबसे पहली जो इकाई है दोस्तों, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं कि नंबर 1 जो आपका आएगा वो सारा का सारा वैदिक साहित्य का आएगा। वैदिक साहित्य में जो भी आपसे पूछा जाएगा उसकी सबसे पहली आपकी 2 इकाइयाँ होती हैं। इस वैदिक साहित्य की इकाई में जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि हर इकाई में, हर विषय में आपको 2 प्रकार से अध्ययन करवाना चाहता है। एक तो सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान आपको चाहिए, और एक होता है आपका विशेष अध्ययन।
तो वैदिक साहित्य की इकाई की फर्स्ट जो इकाई आप बोलते हो, जो मैं इकाई बोल रहा था आपको, फर्स्ट वाली इकाई में आपका होता है सामान्य वैदिक ज्ञान, और जो सेकंड वाला इसका आ जाएगा भाग, उसमें आ जाएगा विशिष्ट ज्ञान, यानी वैदिक साहित्य का विशिष्ट ज्ञान। अब सामान्य को समझिए और इसको समझिए। सामान्य का मतलब है कि भाई वेद क्या हैं, वेदांग क्या हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ठीक है, कितने वेदांग हैं, कितने आरण्यक हैं, संगीता जो भाग है वो क्या होते हैं, इनकी व्याख्या करने वाले भाग उपनिषद ब्राह्मण ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामान्य ज्ञान में आती हैं। यानी ओवरऑल परिदृश्य में आप देखें कि वेदांग या वेद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वेद होता है संगीता भाग, इसको बोलते हो व्याख्या भाग, फिर इसके लिए ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद लिखे, फिर 6 वेदांग भी आपने लिखे हैं। ये सारा का सारा वैदिक के सामान्य ज्ञान में आता है। कौन कौन से प्रमुख संवाद सूक्त इसमें लिखे गए हैं, वेदों का काल क्या है, संवाद सूक्त क्या है, मैं पूरा इसको दे दूंगा भी नहीं क्योंकि पाठ्यक्रम आपके पास है। मैं केवल पाठ्यक्रम को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है, इस बोर्ड परिधि में लिखना भी चाहूँ क्योंकि मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं आपके काम के दिख रहा होगा, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो वैदिक साहित्य का पहला हुआ सामान्य ज्ञान। अब दोस्तों विशिष्ट ज्ञान का मतलब है कि वैदिक साहित्य में आरण्यक उपनिषदों में कुछ उपनिषद पढ़ने हैं, कुछ आरण्यक पढ़ने हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, कुछ वेदांगों में विशेष अध्ययन आपको करना है, कुछ वेदों में भी आपको विशेष सूक्त पढ़ना है। ऋग्वेद के सूक्त आप इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो आता है आपके सूक्त, ऋग्वेद के कौन कौन से सूक्त हैं, सामवेद के कौन कौन से सूक्त हैं, यजुर्वेद के कौन से और अथर्ववेद के कौन से हैं। उसके बाद में वही आपके ब्राह्मण ग्रंथों का विशेष अध्ययन, उपनिषदों का विशेष अध्ययन, आरण्यकों का विशेष अध्ययन। उसके बाद में दोस्तों आपके आते हैं वेदांगों में बहुत ही प्यारा टॉपिक है निरुक्त का, यानी कौन निरुक्त में आप जो है निरुक्त को किसने लिखा, निरुक्त के कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं, उसमें विशेष प्रकार से शब्दों की व्युत्पत्ति की गई, कुछ शब्दों की व्याख्या आप पढ़ते हैं। ये सारा का सारा आप निरुक्त में जा कर के आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में निर्वचन के सिद्धांत हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अध्याय 7 में जो आपके लिए पढ़ा गया देवत कांड वो क्या है, वैदिक स्वर क्या है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो आप पढ़ते हैं। जैसे वैदिक स्वरों के बारे में भी आप चर्चा करेंगे, शब्दों के निर्वचन यानी व्याख्या का भी चर्चा आप इसमें करते हैं। यानी निरुक्त को आधार मान करके जो वेदांग विशेष आपका उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी चाहिए होती है। दोस्तों प्रथम इकाई के बाद जो दूसरी इकाई आपकी आती है वो बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होता है, उसमें आपका आता है दर्शन। और दर्शन के भी आप उसी प्रकार से 2 पार्ट करके पढ़ेंगे दोस्तों। एक पार्ट आपका आ जाएगा इन इकाई में, इसको तीसरी चौथी ले सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि 2 इकाइयाँ तो हो गई आपके वैदिक साहित्य की। तीसरे नंबर की जो इकाई है उसमें आप सामान्य दर्शन ज्ञान करेंगे, और जो इसके बाद में चौथी इकाई दर्शन की आएगी उसमें आप दर्शन का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। चलिए थोड़ा इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि दर्शन का सामान्य अध्ययन तीसरी इकाई में आप करेंगे और उसमें चौथी इकाई में करेंगे। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, सामान्य दर्शन क्या है, कितने प्रमुख भारतीय दर्शन है, उनका ज्ञान, जो षड दर्शन हम पढ़ते हैं उन सभी दर्शनों का ओनली सामान्य थोड़ा सा दृष्टि से ज्ञान करते हैं। इसके बाद में प्राण मीमांसा आप पढ़ते हैं, प्राण के बाद में तत्व मीमांसा आप पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो आपकी प्रमुख 3 मीमांसाएं हैं और आचार मीमांसा, इन 3 मीमांसाओं का अध्ययन आप सामान्य दर्शन शास्त्र में करते हैं। तो सामान्य का मतलब है भारतीय दर्शन, दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन कितने हैं और उनका थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान आपको करना है। लेकिन बात हम करें जब विशिष्ट ज्ञान की कि दर्शन का विशिष्ट, तो फिर हम ग्रंथों में चले जाएंगे दोस्तों। वहाँ पर आप अलग अलग प्रकार से बहुत सारे दर्शन काव्यों का, जैसे आप पढ़ते हैं ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को आप पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप तर्क भाषा केशव मिश्र की इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा आप तर्क संग्रह का अध्ययन यहाँ करते हैं, तर्क संग्रह इसका अध्ययन आप करते हैं, और तर्क संग्रह को जो लिखा अन्य भट्ट उसकी किताब यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ते हैं विशेष रूप से लोगाक्षी भास्कर का, तो लोगाक्षी भास्कर को भी आप यहाँ पढ़ेंगे। उसकी जो किताब है लोगाक्षी भास्कर की, उसको भी आप पढ़ेंगे, इसका नाम अर्थ संग्रह है। पातंजल योग सूत्र है, आप उस पातंजल योग सूत्र को भी यहाँ विस्तार से आप पढ़ते हैं। इसके अलावा विश्वनाथ पंचानन का न्याय सिद्धांत कुसुमुक्तावली, उसका अनुमान जो पार्ट है वो भी आप पढ़ेंगे। और सर्वदर्शन संग्रह के नाम से जो आपके सर्वदर्शन है उसमें जैन और स्पेशली बौद्ध, इस वाले पार्ट को भी आप पढ़ते हैं। तो मैं सबका नाम नहीं लेना चाहा, केवल मौखिक बोल रहा हूँ कि इसके अलावा
जो छोटी छोटी और भी किताबें हैं आपकी, उनका भी आप अध्ययन यहाँ करते हैं। तो सामान्य में भारतीय दर्शन, प्राण तत्व और आचार मीमांसा का, विशिष्ट में सांख्य कारिका, तर्क भाषा, तर्क संग्रह, लोगाक्षी भास्कर का जो है उसको पढ़ेंगे किताब को, पातंजलियों को पढ़ेंगे, सर्वदर्शन संग्रह में जैन और बौद्ध को पढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद तीसरी जो इकाई आपकी आती है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। ध्यान रहे, दर्शन के बिना और वैदिक साहित्य के बिना नेट का सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन बाकी टॉपिक भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में मैं विशेष रूप से आपके सामने रखूँगा भाषा विज्ञान, और भाषा विज्ञान के साथ दोस्तों एक है आपका व्याकरण। तो व्याकरण का ही एक टॉपिक आपका भाषा विज्ञान है। तो तीसरा टॉपिक आपका भाषा विज्ञान और व्याकरण का है, उसमें भी उसी प्रकार से आप चलेंगे। एक आपका सामान्य अध्ययन हो जाएगा, इकाई आपकी 5वीं है, और छठी इकाई में आप इसका अध्ययन करेंगे विशिष्ट अध्ययन के रूप में। चलिए बात करें सामान्य भाषा विज्ञान। तो याद रखिए दोस्तों, भाषा विज्ञान के बारे में आपसे पूछेगा इसका अर्थ क्या है, ध्वनि परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, ध्वनि के वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, ध्वनि परिवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, ध्वनि की कितनी अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, ये सारा का सारा, ध्वनि उत्पत्ति के जो सिद्धांत, देवी सिद्धांत और भी कई सारे सिद्धांत, पों पों बाव बाव, ये सारा का सारा आपसे सामान्य ज्ञान में यहाँ से पूछने का प्रयास करेगा। इसी में व्याकरण का भी यदि आप करें सामान्य अध्ययन में, तो पाणिनीय शिक्षा के नाम से जो आप ग्रंथ पढ़ते हैं जिसमें विस्तार से वर्णों के उच्चारण की शिक्षा दी गई है, तो सामान्य ज्ञान में भाषा विज्ञान का पार्ट ज़्यादा है। भाषा विज्ञान का अर्थ, ध्वनि के नियम, ध्वनि की प्रकृतियाँ, अर्थ परिवर्तन, अर्थ प्रकृतियाँ, सिद्धांत कौन कौन से हैं, और ध्वनि का परिवर्तन कौन कौन से नियमों से, ग्रासमान, वेबर आदि का नियम आप पढ़ते हैं, वो सारा आपका इसमें आ जाता है। और सामान्य ज्ञान में ही प्रमुख जो वैयाकरण हुए हैं, उन सभी प्रमुख वैयाकरणों का परिचय भी दोस्तों आप यहाँ पढ़ते हो। अब बात करें भाषा विज्ञान और व्याकरण में विशिष्ट अध्ययन की, तो विशिष्ट अध्ययन में सबसे पहले आप चर्चा करेंगे व्याकरण की प्रमुख परिभाषाओं की। परिभाषा का मतलब जो संज्ञाएं हैं, परिभाषाएं हैं उनका। इसके अलावा आप संधि का, समास का, कारक का, प्रत्यय का, समास की बात करें, प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय में तिंगंत और तद्धित वाला टॉपिक आपका होता है। उसके बाद में आप कारक को भी यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका एक विशेष टॉपिक होता है भू धातु और एद धातु से तिंगंत जो प्रक्रिया है आपकी, कैसे रूप, शब्द रूप, धातु रूप बनते हैं, वो प्रक्रिया, धातु रूप की तिंगंत प्रक्रिया भी आप पढ़ते हैं। इसके अलावा स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन भी आप यहाँ करते हैं। कौन कौन सी धातुओं से पहले उपसर्ग लगने पर वो परस्मय पद हो जाती हैं, कौन कौन से के आगे उपसर्ग लगने पर वो आत्मनेपद पद हो जाती हैं। तो ये परस्मय पद और आत्मनेपद पद का विधान कैसे चलता है, जैसे जी धातु से पहले आप परा उपसर्ग, वी उपसर्ग लगा दो तो वो आत्मनेपदी कैसे हो जाती हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद में इसमें ही आपका एक विशेष टॉपिक जोड़ा है महाभाष्य का, और ये बड़ा अच्छा प्यारा सुंदर टॉपिक है दोस्तों। महाभाष्य का पूरा नहीं जोड़ा, केवल पसपसान्निक हम पढ़ते हैं। पसपस का मतलब प्रस्तावना जिसे आप कहते हो, तो पसपसान्निक को आपके इसके यहाँ पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। इसके अलावा वाक्यपदियम भी आपका इसी में आ जाता है। विशिष्ट अध्ययन में वाक्यपदियम जो भर्तृहरि ने लिखा है उसका अध्ययन भी आप करते हैं। तो भाषा विज्ञान में मुख्य रूप से मैं वापस बोलूँ तो प्रमुख वैयाकरणों का परिचय है। इसके अलावा पाणिनी शिक्षा का अध्ययन आप करेंगे। भाषा परिवर्तन, भाषा विज्ञान का अर्थ, ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि के नियम, भाषा विज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा के परिवर्तन की। और विशिष्ट अध्ययन में आप करेंगे कि प्रमुख जो परिभाषाएं, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, अनुवाद, तिंगंत, परस्मयपद, आत्मनेपद, महाभाष्य का पसपसान्निक और वाक्यपदियम के बारे में। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अगले वाले विषय में। चौथे नंबर का जो पार्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपका साहित्य में, जिसको आप सामान्य बोल देते हो काव्य शास्त्र या संस्कृत साहित्य का लौकिक साहित्य। तो संस्कृत साहित्य को सीधी भाषा में हम कई बार काव्य शास्त्र भी बोल देते हैं। इस काव्य शास्त्र में आपकी क्या परीक्षा की रणनीति रहेगी उसके बारे में मैं चर्चा करूं। तो इसके भी वही हम इकाइयाँ करेंगे। हम 7वीं और 8वीं इकाई में प्रवेश कर चुके हैं। एक आपका सामान्य काव्य शास्त्र का अध्ययन और एक रहेगा दोस्तों आपका काव्य शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन। सामान्य अध्ययन में वही सारी बातें आपके पास आ जाती हैं कि संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र में कौन कौन प्रमुख कवि हुए हैं, कौन कौन जो है भाष आदि नाटककार आदि हुए हैं, उन सब के बारे में आप चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य के महान कवि जीवन परिचय उनका पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारे संस्कृत साहित्य में व्याकरण के समान ही, व्याकरण में जैसे 9 संप्रदाय हुए, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य के जो 6 संप्रदाय हैं उनका सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। और थोड़ा थोड़ा इनके साथ पाश्चात्य शास्त्रीय साहित्य को भी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अध्ययन भी आप सामान्य में करेंगे। विशिष्ट में इसका थोड़ा पाठ लंबा हो जाता है, यानी गद्य के प्रमुख गद्यकार कौन हैं, पद्य के कौन हैं, नाटक रचनाओं में नाट्य की कौन कौन है उनका। उसके अलावा एक आपके काव्य शास्त्र की विधा है चंपू, कौन कौन से चंपू काव्य, जिसमें प्रमुख रूप से आप नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास पढ़ते हैं। कुछ किताबें जो अपने आप में साहित्य की दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, वो चाहे साहित्य दर्पण हो, चाहे वो आपके काव्य प्रकाश हो, चाहे वो आपका ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत हो, या फिर वो आपके आगे
जो है 10 रूपक हैं, इसके जो पार्ट हैं 2 वो आप पढ़ेंगे, या फिर भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उसका पहला और छठा अध्याय हो। ये सारे के सारे विशेष रूप से आपके लिए यहाँ पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा वक्रोक्ति जीवितम, ये भी आपका इसी में पार्ट आता है, पूरा नहीं आता, इसका कुछ पार्ट आपके लिए यहाँ रखा गया, उसको भी आप पढ़ेंगे। और लास्ट में एक जो पार्ट जोड़ा गया बहुत ही सुंदर, उसका नाम है छंद। और भी है जो सुकनासोपदेश आप पढ़ेंगे। तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों इसमें आप पढ़ेंगे कुछ कवियों का जीवन परिचय, भाषा आदि का, 6 संप्रदाय और पाश्चात्य साहित्य दर्शन। विशिष्ट अध्ययन में आप विशेष पढ़ेंगे गद्यकार, पद्यकार, नाटककार, चंपू लिखने वाले, नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास, साहित्य दर्पण के कुछ भाग, काव्य प्रकाश के कुछ 2 भाग, ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योग, 10 रूपक के 2 भाग, नाट्य शास्त्र का पहला और छठा अध्याय। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य अंतिम हमारा जो पार्ट है, जो हमेशा इस समझ से बाहर रहता है, 5वें भाग के रूप में दोस्तों आपका जो रहता है उसमें आपके लिए जोड़ा गया है इकाई 5 में। इसमें विशेष रूप से आप पढ़ते हैं जो पौराणिक साहित्य हमारा उसके बारे में और अभिलेख के बारे में। मोटे रूप से आप देखेंगे 2 चीज़ें इसमें आती हैं, और इनका भी आप वही 9वीं और 10वीं इकाई के अंतर्गत एक सामान्य अध्ययन और एक पढ़ेंगे आप विशिष्ट अध्ययन। 2 प्रकार से आपको इसका अध्ययन करना होता है। सामान्य अध्ययन में आप पढ़ेंगे कि साहब कौन कौन से पौराणिक इतिहास हैं, जैसे इसमें आपके पुराण आ जाएंगे, जिसमें आपके धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ आ जाएंगी। जैसे इसमें आप रामायण के बारे में पढ़ते हो तो रामायण आ जाएगा, जैसे इसमें आपके महाभारत आ जाएगी। दोस्तों ये तो सामान्य, और कुछ अभिलेख भी इसमें आ जाएंगे आपके, कुछ लिपियाँ और अभिलेख का भी इसमें सामान्य ज्ञान में आप अभ्यास करेंगे। ये तो आपके आता है सामान्य ज्ञान में 9वीं इकाई में। विशिष्ट अध्ययन के लिए जब आपसे कहा जाएगा तो इन्हीं में से कुछ निकाल के हम विशेष पढ़ेंगे। जैसे आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उस अर्थशास्त्र के कुछ भाग आप पढ़ेंगे, जैसे पहला प्रथम विनयाधिकरण आप इसका पढ़ेंगे। उसके बाद में जो स्मृति ग्रंथियों में प्रधान है जिसका नाम मनुस्मृति है, उसके भी 2 अध्यायों का आप अध्ययन करेंगे, पहले, दूसरे और 7वें अध्याय का आप यहाँ विशिष्ट अध्ययन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक आप पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य को, जो फर्स्ट ग्रेड में भी आपके आता है, हालांकि वहाँ आचार अध्याय है और यहाँ थोड़ा व्यवहार अध्ययन का अध्ययन आप करेंगे। और उसके बाद में आपके वही अभिलेख और लिपि, कौन कौन से अभिलेख हैं, किस किस राजा ने कौन कौन से अभिलेख और कौन कौन सी लिपि में लिखवाए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके पाठ्यक्रम की ये 10 इकाइयाँ मैंने शॉर्ट में थोड़ा आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से संपूर्ण जो आपका नेट का विषय वस्तु है उसको मैंने समय के हिसाब से, समय अवधि में, मर्यादा में कुछ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है, विषय वस्तु को आपके सामने रखने का प्रयास किया है, परीक्षा पैटर्न को, परीक्षा की रणनीति को आपके सामने प्रयास किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हम नेट की तैयारी से पहले अपने आप को तैयार करें। दोस्तों किसी भी परीक्षा की तैयारी से पहले उस परीक्षा को समझ लेना, उसके लिए तैयार हो जाना आधी लड़ाई जीतने के जैसा होता है। बिना शस्त्रों के या अस्त व्यस्त शस्त्र हों, कोई हथियार कहाँ पड़ा हो, कोई पीछे हो, पता ही नहीं हमको, तो ऐन मौके पर जब हम लड़ाई करने जाते हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास अस्त्र और शस्त्र और विद्या उनको चलाने की कहाँ कौन सी जगह स्थित है, तभी जाकर हम युद्ध जीत पाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि नेट क्या है, नेट कब होता है, कौन कौन से महीनों में इसका आयोजन हो सकता है, साल में कितनी बार होता है। तो एक बार सरसरी दृष्टि से वापस मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, मुझे सुनेंगे। नेट जो आपकी है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम, वो जून और दिसंबर के महीने में जो यूजीसी संस्था आयोजित करती है। टेस्टिंग का काम अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है, क्योंकि पहले परीक्षाएं आपकी ऑफलाइन होती थी, अब परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर आधारित होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, और इसीलिए फ़ायदा भी मिला है कि हमारा परिणाम रिजल्ट और शीघ्र आता है। चलिए इसी कारण से अब इस एजेंसी को काम दिया गया है। दोस्तों पहले 3 पेपर होते थे, अब इनकी ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, अब चर्चा इनकी हमें सीखनी है। एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अब होने वाला है। सामान्य ज्ञान विज्ञान का वही पहला पेपर है। पहले 50 प्रश्न आप 60 में से करते थे, 50 आएंगे, 50 ही करने पड़ेंगे। एक प्रश्न आपकी 2 अंक का है, इसलिए 100 अंक है, समय 1 घंटा है। दूसरा पेपर आपका विशेष संस्कृत का है, तो संस्कृत की बात हम कर रहे थे, तो वो 100 प्रश्न का आएगा। प्रश्न आपके 2 अंक का एक प्रश्न है, इसलिए 2 घंटे का समय, 200 अंकों का प्रश्न पत्र हो गया। अब ऑनलाइन है, कुल मिलाकर के 300 अंकों का पेपर होता है, 3 घंटे का समय लगातार होते, दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसलिए सुविधा के अनुसार कभी भी आप किसी प्रश्न को कभी भी अटेंड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब जब आवेदन हम करते हैं तो उसके लिए भी हमें चुनना पड़ता है कि हम परंपरागत तरीके से नेट करें या आधुनिक तरीके से करें। तो दोस्तों अब हम करेंगे सामान्य परंपरागत 73 कोड से होता है और आधुनिक 25 कोड से होता है। उसमें आप पहले प्राथमिकता 25 को दें, जब आपका 25 से हो जाए फिर 73 में आप चले जाएं। फिर उसमें भी होता है कि नेट और जीआरएफ में से नेट के लिए, जीआरएफ के लिए, दोनों के लिए, तो पहले प्राथमिकता आप नेट को दें, फिर जब नेट हो जाए तो फिर आप जीआरएफ कर लें, या फिर हो सकता है कि नेट और जीआरएफ दोनों ऑप्शन को आप करें, ताकि आपको स्कॉलरशिप के योग्य भी हो जाएंगे आप, और सामान्य व्याख्याता के लिए, कॉलेज व्याख्याता के लिए, प्रोफेसर के लिए भी आवेदन करने के योग्य हो जाएंगे। बात करें दोस्तों पहले भी पाठ्यक्रम
का स्तर था, अभी भी गुणवत्तापूर्ण स्तर है, बस अब थोड़ा परिवर्तन करके छंद और कुछ टॉपिक जोड़े गए, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए जोड़े हैं, तो ये थोड़ा टच करते हुए हैं, इससे आपके 1-2 प्रश्न ज़्यादा ही आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा अनुभव है, अनुमान है ऐसा आपके लिए। परीक्षा में न्यूनतम कितने अंक पर हम पास होने की सामर्थ्य रखते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन न्यूनतम है? तो दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए पहला पेपर जो 100 अंक का है उसमें आपके 40 अंक आने चाहिए, और अन्य वर्ग से आप संबंध रखते हैं जनरल के अलावा तो आपके 35 अंक आने चाहिए। दूसरा पेपर आपका 200 अंक का होता है, उसमें 40% के हिसाब से आपके 80 अंक आते हैं तो आप पास हैं, और 35% के हिसाब से अन्य वर्ग वाले हों 70% जो अंक आ जाते हैं तो आप पास समझे जाएंगे। मैं बात कर रहा था पाठ्यक्रम की, तो दोस्तों 10 इकाइयाँ अब पाठ्यक्रम में हैं, लेकिन 10 इकाइयों को मौलिक रूप से या वास्तविक सब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे तो केवल 5 इकाइयाँ आपके पास हैं। सबसे पहली इकाई का नाम जो साहित्य के 2 पार्ट कर दिया आपने, वैदिक साहित्य और काव्य शास्त्र लौकिक साहित्य। तो दोस्तों जो वैदिक साहित्य आपका उसकी 2 इकाइयाँ, उसमें सामान्य और विशिष्ट अध्ययन है, उसमें वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, वेदकाल आदि के बारे में सामान्य ज्ञान, और विशिष्ट में आप चले जाएंगे अंदर की ब्राह्मणों के बारे में कुछ विशेष अध्ययन, कुछ उपनिषदों के बारे में, निरुक्त के बारे में विस्तार चर्चा आपको करनी है वेदांग के रूप में, और सूक्तों के बारे में कुछ दिए गए आपके पाठ्यक्रम में, सूक्त का विशेष अध्ययन करना है। दूसरी इकाई दोस्तों दर्शन की है। दर्शन में सामान्य आप भारतीय षड दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे, प्राण तत्व और आचार मीमांसा के बारे में चर्चा करेंगे, और विशिष्ट में आप करेंगे सांख्यकारिका, तर्कभाषा, तर्क संग्रह और लोगाक्षी भास्कर की रचना, भातंजलि योग सूत्र, सर्वदर्शन संग्रह में जैन और बौद्ध के बारे में। दोस्तों तीसरा आपका टॉपिक है भाषा विज्ञान और व्याकरण, जिसमें सामान्य परिचय में आप पढ़ेंगे कितना व्याकरण आपके शास्त्र में, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय, फिर भाषा विज्ञान का अर्थ, ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत, ध्वनि और या भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, ध्वनि परिवर्तन के नियम, पाणिनि शिक्षा के बारे में। व्याकरण में और भाषा विज्ञान में विशिष्ट अध्ययन आपका आता है, जिनमें व्याकरण की परिभाषाएं, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, तिङत, प्रश्नपद, महाभाष्य का प्रश्नसारणी, आत्मनेय प्रश्नपद की प्रक्रिया और वाक्यपदीयम। इसके बाद दोस्तों आप पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य को काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं, इसमें लौकिक साहित्य और काव्य शास्त्र आ जाता है। लौकिक साहित्य में आप पढ़ेंगे गद्य, पद्य, नाटक, चंपू, और सामान्य परिचय की बात करें तो कवियों का जीवन परिचय, संप्रदाय 6 और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, और फिर विशिष्ट अध्ययन में आप पढ़ेंगे गद्य, पद्य, नाटक, चंपू, साहित्य की दुनिया में काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, 10 रूपक, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, वक्रोक्ति वाले को। पुराण और अभिलेख का जो अंतिम पार्ट है उसके 2 पार्ट 9वीं और 10वीं का ही सामान्य और विशेष अध्ययन आप करेंगे। इसमें पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत, अभिलेख की सामान्य चर्चा हम करेंगे, और विशिष्ट में हम अर्थशास्त्र का कुछ पार्ट है वो पढ़ेंगे, मनुस्मृति का 1, 2, 7वां अध्याय पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य का व्यवहार अध्याय, और अभिलेख और लिपियों का सामान्य ज्ञान हम करेंगे। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें आपको मिला होगा। जो सवाल आप एक दूसरे से कर रहे थे जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला, मैं समझता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। आने वाले वीडियोस में मैं नेट से संबंधित इस पाठ्यक्रम को भी यदि आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि केवल वैदिक साहित्य आ गया तो मैं कर लूँगा, केवल दर्शन मुझे आता है तो मैं कर लूँगा, भाषा विज्ञान मुझे आती है, व्याकरण आता है तो मैं कर लूँगा, काव्य शास्त्र मेरा जोरदार है मैं कर लूँगा, या मेरा लिपि और अभिलेख अच्छा तो मैं कर लूँगा। दोस्तों एक औसत विद्यार्थी की आवश्यकता है, किसी का महाज्ञानी होना जरूरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप जिसमें आपको जो लगता है कि हाँ मैं यहाँ से ठीक कर सकता हूँ वो विषय वस्तु आपकी तैयार होनी चाहिए, और एक औसत एवरेज तैयारी से भी आप नेट या जीआरएफ निकाल सकते हैं, जैसा कि कई लोग निकालते आए हैं। लेकिन बस थोड़ा सा मार्गदर्शन और जो विषय ज़्यादा जरूरी हैं आप देखेंगे, आपका अनुभव रहा होगा। आपने तैयारी पहली बार दी हो या आप देने जा रहे हो तो आपने पेपर्स ज़रूर देखे होंगे। आप पिछले पेपर्स का अधिकाधिक अभ्यास किया करें, इससे आपको पता चलता है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपने पेपर में देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो भार होता है वो दर्शन को और काव्य शास्त्र को लेकर होता है, और उसके बाद वैदिक साहित्य, उसके बाद भाषा विज्ञान, और लास्ट में आपका पुराण अभिलेख का होता है। यदि मैं दर्शन की बात करूँ तो दोस्तों दर्शन को निकाल दूँ तो नेट पर कुछ बचता ही नहीं, ध्यान रहे। तो दर्शन में थोड़ी पकड़ अच्छी होती है तो थोड़ी सुविधा हो जाती है। तो ऐसे कुछ विषय जो विशेष आपके लिए आवश्यक है, जहाँ से अधिक अंक आते हैं, जो आपके लिए कठिन है, जिसको आप बिना किसी के मार्गदर्शन के, गुरु के नहीं सीख सकते, बड़ा चैलेंज हो जाता है, सीख भी लो तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों न तो ज़्यादा सरल है कि ऐसे ही हो जाएगा, और ना इतना कठिन है कि असंभव है। एक औसत विद्यार्थी भी इसको कर सकता है। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं नेट संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड से भी कनेक्टिविटी है, इसके बहुत सारे पाठ्यक्रम से संबंधित आपके फर्स्ट ग्रेड का भी मैटर तैयार होता है, उसमें साहित्य का, व्याकरण का पार्ट आपका है। तो फर्स्ट ग्रेड और नेट को आधार मान करके मैं आने वाले कुछ दिनों में अब लगातार वीडियो आपके सामने रखूँगा। बहुत प्यार और प्रेम संस्कृत विद्यार्थियों ने, बंधुओं ने, मेरे साथियों ने मुझे दिया है। बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी जो है मेरा चैनल आगे बढ़ा है। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं सहयोग की। आप ही के काम की वीडियो है, दिन भर भी आप न जाने कितने फालतू की वीडियो इधर उधर देख लेते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि काम की वीडियो है, आपके जीवन निर्माण की वीडियो है, आपकी भाषा की वीडियो है, संस्कृत भाषा की सेवा की वीडियो है। निश्चित रूप से
अनर्थक कुछ आपके लिए होगा नहीं, सार्थक और बिल्कुल सीधी बात शब्दों में आपके सामने होगी। तो इसे निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप क्लिक किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि अन्य सभी साथी जो आवश्यक हैं, जिनको ज़रूरत है इस ज्ञान की, इस विज्ञान की, इस बात की, इस चर्चा की, इस बातों की, समस्या के समाधानों की, वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और इसे लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। आज का वीडियो आपका कैसा रहा, इसके बारे में कैसा क्या आपका अनुभव रहा, कितना आपकी बात समझ में आती है, वो सारे के सारे रखेंगे। दोस्तों, नेट के लिए मैंने एक क्वेश्चन आंसर का भी एक संग्रह बहुत बढ़िया तरीके से मैंने रखा आपके सामने, जो फर्स्ट ग्रेड को विशेष ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन उस फर्स्ट ग्रेड की इकाई में आपके पूरा का पूरा भाषा विज्ञान और व्याकरण का पार्ट कवरेज हो रहा है। उसमें दर्शन में आप विशेष रूप से जो पढ़ते हो, तर्क भाषा, सांख्यकारिका और उसके अलावा षड भारतीय दर्शन, और भी इसके अलावा थोड़ा सा मिलता जुलता दर्शन भी कवरेज हो रहा है। संस्कृत साहित्य में आपका पूरा का पूरा लौकिक साहित्य तो तैयार हो ही रहा है। उसके अलावा काव्य शास्त्र के गद्य पद्य, नाटक, चंपू, साहित्य, दर्पण, ध्वन्य आलोक जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में टच करते हुए वो भी आपके तैयार हो रहे हैं। और वैदिक साहित्य का मोटा मोटा वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद आदि को लेकर के मैंने एक विशेष रूप से 10,000 11,000 प्रश्नों का बैंक तैयार किया है, जो आपको मार्केट में इधर उधर मिल जाएगा। यदि आपको लगता है कि वो आपकी परीक्षा रणनीति में वास्तव में उपयोगी होगा, मेरा ज्ञान विज्ञान, मेरा व्यभिक्तीकरण आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में कुछ उपयोगी रहा होगा, तो आप उसको भी पढ़ें। सरस्वती के नाम से वो आपको विद्यारण्य में माँ शारदे के नाम पर आपको मार्केट में उपलब्ध है, तो आप उसका भी अध्ययन करें। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हम तैयारी के लिए उसको यदि मानते हैं और उसमें अच्छा बेटर हो, चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से में रह रहे हों और आपको लगता है कि मैं नेट जीआरएफ के लिए और प्रथम श्रेणी व्याख्याता, प्राध्यापक, जिस भी नाम से आप जानते हो अपनी परीक्षाओं को, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इस वीडियो को आपने देखा, इतना चैनल को प्यार दिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आपके लिए विशेष होगा, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी समस्या के समाधान के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए, आपके कई सारे मानसिक द्वंद्वों, अंतर्द्वंद्वों के लिए एक बार मैं फिर हाजिर होऊंगा, नेट के कुछ चुनिंदा विषयों को लेकर, नेट के प्राण जो हैं, जो वास्तव में बेसिक हैं, उनको लेकर। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।